सर बताएं है, और आपने कहा था कि 6 जून के बाद क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम कोई प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई आंदोलन की चेतावनी दी थी। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको यह बात याद करवाने के लिए। पर इसके साथ साथ हमने पहले कहा था कि आचार संहिता 6 जून को हटेगी। 6 जून के बाद हम क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे और हमने ये तारीख सुनिश्चित करी है 18 जून। 18 जून को इलाके के किसान नौजवान आकर के और शहर के जागरूक प्रतिनिधि, जागरूक लोग आकर के प्रदर्शन करेंगे। एसडीएम कार्यालय प्रदर्शन होगा, इसके लिए बाकायदा किसान भवन में लोग इकट्ठे होंगे। यहाँ से जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे। हमारी मुख्य मांग होगी बकाया फसल बीमा क्लेम जारी करो। पिछले कई दिनों से हमने कलेक्टर साहब को जाकर के किसान सभा के जिला अध्यक्ष के नाते हमने और मंगेश चौधरी जो जिला महासचिव हैं, हमने जाकर के भादरा समेत पूरे जिले के बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के ज्ञापन दिया और हमने ये बताया कि 2020 की भी 2234 पॉलिसियां जो आपने सही मान ली उनके भी खातों में पैसे नहीं आए। 2021 में जो जिन मूंग की फसलों के 34 पटवार मंडलों में आपने क्रॉप कटिंग की बजाय सैटेलाइट का तय करा था, उसको बाद में वापस सैटेलाइट हटा करके करीब 22-23 पटवार मंडल ऐसे थे जिनमें कागज भी हमने सबमिट करवा दिए थे। लास्ट में तो 34 पटवार मंडलों में कागज सबमिट करवा दिए थे जहां बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद थे और उन्होंने गलत आक्षेप लगाए थे। वो स्वीकार करने के बावजूद भी अभी तक क्लेम जारी नहीं करे। 2021 रबी में और 22 खरीफ में भी आक्षेप हटने के बावजूद अभी तक बीमा क्लेम जारी नहीं करे। ऐसी हजारों पॉलिसियां हैं जिनके बीमा क्लेम अभी तक आए नहीं। ये सारे बकाया पड़े बीमा क्लेम जारी करने की मांग को लेकर के हम 18 जून को प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन में हजारों हजार किसान नौजवान शामिल होंगे। उसके साथ साथ हमारी अगली मांग है, बिजली कटौती से लोग भारी परेशान हैं। पूरे इलाके में अघोषित बिजली कटौती है रात में और दिन में, उससे लोग परेशान हैं। पेयजल आपूर्ति बिजली कटौती के साथ साथ कुप्रबंधन से पेयजल आपूर्ति डिस्टर्ब है, वो सुचारू करने की मांग है। मनरेगा में कार्य दिवस पूर्ण करवाने और रोटेट तरीके से मेट्रो को लगाने की बात है। हमने पिछले कई दिनों 6 महीनों से नोटिस करा है कि राजनीतिक रंजिश के चलते मेट्रो को हटाया जाता है, ब्लैकलिस्ट करा जाता है। एक अधिकारी जाता है, जैसे घोटड़ा खालसा में अधिकारी गया ये चेक करने के लिए कि साहब मैट से ही काम कर रहे हैं कि नहीं, मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जहां लेबर कम मिली वहां जाकर के मेट्रो पर कार्रवाई करी, लेकिन कार्रवाई उन्हीं पर करी राजनीतिक रंजिश रखते हुए। दूसरी साइड में मैट लगे हुए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि उनकी रिपोर्ट ये कह रही है कि 2-3 मैट वहां उपस्थित थे, पूरी मजदूर उपस्थित नहीं थे। लेकिन दुर्भावना से उन्होंने कार्रवाई करने का काम करा और मजदूरों को मेट्रो को लगाने में भी राजनीतिक रंजिश बरत रहे हैं। तो ये मांग है हमारी कि रोटेट तरीके से मेट्रो को लगाया जाए। फिर अगली मांग है उप जिला अस्पताल विकास के काम जिस तरीके से ठप पड़े हैं। उप जिला अस्पताल का 30 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर हो गया था, शिलान्यास हो गया था, जो उप जिला अस्पताल का काम शुरू हो जाना चाहिए था। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के साथ साथ ही अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्या ये पैसा आप लैप्स करवाना चाहते हैं? आप ये चाहते नहीं कि उप जिला अस्पताल बने? आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ये स्थिति है कि जो हमारे जमाने में डिलीवरियां होती थी 200 पर मंथ, आज 20 से लेकर के 30 डिलीवरी के बीच में वापिस स्थिति आ गई है कि आप उप जिला अस्पताल को खंडर करना चाहते हैं। ये मांग हमारी कि इसको तुरंत प्रभाव से जो सीएचसी है उसी जगह उप जिला अस्पताल का काम शुरू करा जाए। अगला काम खाड़ा निर्माण को लेकर के जो टेंडर हो गए थे उसमें इंटें नहीं थी विधानसभा चुनाव से पहले, उसकी वजह से कुछ काम शुरू नहीं हो पाए थे। आज उनके काश्तकार बाट जो रहे हैं कि नए काम कोई शुरू नहीं हो रहे। फिर काफी पैसे बच भी गए, जिनके टेंडर लगने थे टेंडर लग गए थे, लेकिन वो होल्ड इसलिए हो गए क्योंकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी। करीब 30 खाड़ों के टेंडर लगे थे। वो टेंडर का काम कंप्लीट कर वापस खाड़ा निर्माण शुरू करा जाए, ये हमारी मांग है। और जल जीवन मिशन के काम जो धीमे पड़े हैं, जिस तरीके से अभी रेंग करके सागड़ा की एक बड़ा स्टोरेज कंप्लीट हुआ है और पाइपलाइनों के काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। तो पिछले 6 महीने से जो काम धीमे पड़े हैं उन कामों को स्पीड पकड़ाते हुए और तीव्र गति से पूर्ण करने का काम करें। कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों की बड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं। जगह जगह शहरों में चोरियां हो रही हैं, गाँव में चोरियां हो रही हैं। इन चोरियों पर नियंत्रण करा जाए, चोरियों पर पाबंदी लगाई जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आने वाली 18 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, जिसमें
खूब सारे किसान नौजवान शामिल होंगे और हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी मांगें तुरंत प्रभाव से पूरी करी जाए। अच्छा सर, जो आपने मांग बताई उसमें सबसे बड़ी अहम फसल बीमा क्लेम है। पिछले 1 साल से शायद कोई फसल बीमा क्लेम आया नहीं किसानों के खाते में। ऐसे में वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। केसीसी के जो ब्याज होते हैं वो भी किसान नहीं भर पा रहे हैं। तो और बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी कुछ पॉलिसियां 21, 22, 23 की विभिन्न फसलों की किसी कारण से रिजेक्ट कर दी गई या उन किसानों को पता ही नहीं है। ऐसे में वो क्या करें? इसीलिए ये फसल बीमा को लेकर के कुछ जोश आए और बीमा क्लेम आना शुरू करे। जो ही बीमा कंपनियां पर प्रेशर बढ़ेगा प्रशासन का और किसानों का, तो वो बीमा क्लेम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिसियां इन्होंने 40,000 पॉलिसियां ऐसी रिजेक्ट कर दी थी, जो आप 2.5 महीने के बाद यानी करीब 70 दिन के बाद आप पॉलिसी रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, शायद वो 1.5 महीना या 2 महीने तक समय, इसके बाद आप पॉलिसी रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। 1.5 साल बाद पॉलिसियां रिजेक्ट करी हैं, वो पॉलिसियां वापस बहाल करके, खास करके वो पॉलिसी जो आपने ई मित्रा पर करवाई, जो किसान ऋणी नहीं थे, अऋणी किसानों ने पॉलिसियां करवाई, वो सारी इन्होंने पिछले 1.5-2 साल में रिजेक्ट करने का काम करा है। और यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की यही लीला है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हम गंभीरता से प्रशासन पर और फसल बीमा कंपनियों पर दबाव बनाएं कि किसानों का जायज पैसा है, जायज मांग है, इसको तुरंत प्रभाव से पूरा करते हुए उनके खातों में पैसे डलवाए। अच्छा सर, ये आपका विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला बड़ा आंदोलन होगा। इसको लेकर कोई विशेष तैयारी की जाएगी, क्योंकि ये आपका सरोकार रहा है जनता से और जन आंदोलनों से। तो इसको लेकर क्या, कितने लोगों को आपने बुलाने की उम्मीद की है, क्या कुछ है? भाई जनता का मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। इसमें टारगेट यूं नहीं होता कि आप 10,000 को बुलाओगे। ये जनता का मुद्दा है। जनता के मुद्दे पर जो लोग लामबंद होकर के आएंगे वो सब आएंगे और हम तैयारी करेंगे। हमारे बाकायदा अध्यक्ष जी बैठे हैं, विनोद जी धुआं साहब, और मास्टर अभी सोलंकी साहब गाँव में ही गए हुए हैं फसल बीमा की तैयारी करने के लिए। और ये हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं जेपी ढाका जी, ये श्रवण जी बैठे हैं नेठाना से, ये बार बार फोन करते हैं कि किसानों की बीमा के लिए फोन आ रहे हैं। ये सुरजीत जी बिजानिया, इनके इलाके में किसानों के बार बार फोन आते हैं। ये सारे के सारे लोग लगेंगे तैयारी करने। हम भी जाएंगे गाँव में, तैयारी करेंगे, लोगों को बताएंगे। और इवन दो हम गाँव में जब जाते हैं सुख दुख में शामिल होने के लिए, तो लोग चला के जिक्र कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से आचार संहिता हटने का इंतजार कर रहे थे लोग। आज लोगों के फोन आने शुरू हो गए। आपने नहीं संभाला, उससे पहले लोगों ने संभाल दिया था कि भी वो आचार संहिता हट गई, बीमा वाला प्रोग्राम करो। बीमा क्लेम ये राजनीतिक इश्यू नहीं है। बीमा क्लेम ये इश्यू है कि तेल का रुपया समझ रहे हैं, ट्रैक्टर तो लिया है, गला बीमा बढ़िया है, अब तेल वाला रुपया को नहीं। आधा खेता में बान है जो कि बाकी पड़ी है। अभी किसान गामा में जावा जाके वाड़ा तेल वाला रुपया को नहीं बीमो लेंगा। ये किसान की मांग है और किसान उठ करके आएंगे। सर, ये तो बात हो गई आपके प्रदर्शन को लेकर जो 18 जून को कर रहे हैं। अभी ताजा ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया परसों। सबसे पहले तो चूरू लोकसभा के रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे और क्या उम्मीद कर रहे थे आप इस रिजल्ट को? चूरू लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सबसे पहले तो चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों को बधाई। और हम यही उम्मीद करें थे राहुल कस्वां जीतेंगे और बड़े अच्छे वोटों से राहुल कस्वां जीते। और पीछे भाजपा में थे, फिर उन्होंने, भाजपा ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने दल बदला, कांग्रेस में आए और इंडिया गठबंधन के हिस्सा बने। इंडिया गठबंधन के हम हिस्सा थे। हमारे कामरेड अमरा राम सीकर से जीते हैं, तो अमरा राम जी को और सीकर की जनता को भी बधाई। नागौर से हनुमान बेनीवाल जीते हैं, उनको बधाई। कांग्रेस पार्टी के तमाम 11 MP जो राजस्थान में जीते हैं उनको बधाई। उसके साथ साथ देश भर को बधाई और शुभकामना इस बात की कि आपने मोदी का संविधान बदलने का सपना चूर चूर कर दिया। आपने मोदी का CA NRC पर बकवास करने का सपना चूर चूर कर दिया। आपने मोदी का इस देश में जाति और धर्म के नाम पर लड़ा के मारने का सपना चूर चूर कर दिया। आपने राम के नाम पर जो दुकान लगाई थी, स्वयं भगवान राम नीचे उतरे और तुम्हें अयोध्या में हरा दिया। इसलिए हरा दिया कि तुमने बिना प्राण प्रतिष्ठा, बिना पूर्ण मंदिर के पूर्ण हुए प्राण प्रतिष्ठा करी, सिर्फ इस बात के लिए कि तुम वोटों में फायदा उठा लो। तो राम ने कहा कि तुम हमें नहीं लाए, हम तुम सबको लाए थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव
पूरे देश में देखने को मिला है। उससे ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिला जहां जहां किसान लड़े काले कानूनों के खिलाफ, जहां से लोग खड़े हुए, वहां मोदी जी आ रहे। अग्निवीर जिस प्लानिंग से मोदी ने बंद करने की कोशिश करी कि जहां किसान के बच्चे फौज में भर्ती होते हैं, और उन्होंने फौज को खत्म करने का काम कदम उठाया था, और जहां जिस बेल्ट के फौज में लोग ज्यादा हैं वहां मोदी आ रहे हैं। और जीत ये वहीं पाए हैं जहां लोगों ने प्रतिरोध तो करा, पर राजनीतिक पार्टियों ने मजबूती से प्रतिरोध नहीं करा। इसलिए मध्य प्रदेश और ये गुजरात जीतने में कामयाब हुए हैं। आने वाले दिनों में मुद्दों की राजनीति मजबूत होगी। इस चुनाव ने यह तय कर दिया कि मुद्दों की राजनीति पर वोट होंगे। निश्चित तौर से महंगाई के खिलाफ वोट हुए, निश्चित तौर से बेकारी के खिलाफ वोट हुए, काले कानूनों के खिलाफ वोट हुए, किसान की बदहाली के खिलाफ वोट हुए, निश्चित तौर से नए रोजगार पैदा करने के नाम पर वोट हुए। 400 पार का नारा चल रहा था देश भर में, लेकिन बीजेपी अकेले दम पर अब सरकार नहीं बना पा रही है, उसे सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। 240 के नीचे बीजेपी रह गई है। ऐसे में इस रिजल्ट के मायने क्या हैं और आगामी लंबे 5 साल के इस सरकार को आप कैसे देखते हैं? वो भी तब जब टीडीपी और जेडीयू ने आज ही डिमांड कर दी, उन्हें खूब सारे मंत्री पद चाहिए। लगभग 8-10 मंत्री पद तो जेडीयू और सिर्फ टीडीपी ने मांगे, बाकी अन्य दल तो और भी रह गए। इसके अलावा उन्होंने आज जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी, जो किसानों के नेता भी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम पर दोबारा सोचना पड़ेगा, सीए एनआरसी पर दोबारा सोचना पड़ेगा। तो क्या ये गठबंधन की सरकार आम जनता के लिए हितकारी होगी? मैंने यही बात शुरुआत में कह दिया आपको। मुझे नहीं पता केसी त्यागी ने क्या कहा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इन मुद्दों के खिलाफ वोट पड़े हैं देश में। केसी त्यागी को ये बात समझ में आ गई, जेडीयू को बात समझ में आ गई कि थोड़े दिनों में विधानसभा चुनाव आने बिहार में। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, वो जिस तरीके से आंध्रा की पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी दाढ़ एनडीए में जिस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो सरकार चलाएंगे, नहीं चलेगी। एनडीए के अलग से पैमाने होंगे। और पिछले 3 दिनों में जो बीजेपी के नेताओं के सुर बदले हैं, आप समझ सकते हो कि उनके सुर बदल गए। और उन्होंने ये कहा है कि साहब एनडीए की सरकार बनी है। एनडीए तो पीछे भी था, उसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत था। एनडीए का नाम नहीं लिया कभी उन्होंने तो भाजपा का भी नाम नहीं लिया। मोदी सरकार। अब ये मोदी सरकार नहीं रही। देश यही चाहता था, इवन तो देश तो मोदी को हटाना ही चाहता था, लेकिन ये फिर भी अलग मत की सरकार सहयोगियों के संगठन से, तो निश्चित तौर से जनता के मुद्दों पर इनको काम करना पड़ेगा। मजबूत विपक्ष का महत्व भी शायद 10 साल बाद देश देखेगा। लोकसभा में जिस तरीके की बाह्य बातें करते थे ये नॉन स्टॉप, नेहरू को लांछन देते थे, गांधी को लांछन देते थे, इतिहास की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते थे, ये चलते ही बायोलॉजिकल हो जाते थे, चलते ही बायोलॉजिकल होने से मना कर देते थे। ये फिजूल की बातें बंद हो जाएंगी लोकसभा में। ये मायने है इस लोकसभा के चुनाव का। जिस तरीके से मोदी जी ने वाराणसी में खड़े होकर के कहा कि मुझे तो लगता है मैं बायोलॉजिकल हुई नहीं, ये इतनी अनसाइंटिफिक बात थी, देश को हैरानी हुई। ऐसी बातें अब लोकसभा में नहीं होंगी। जिस तरीके से नेहरू को गिरियाने की और इस देश के इतिहास को गिरियाने की कोशिश करी गई पिछले 10 सालों में, वो चीज अब लोकसभा में नहीं होगी। लेकिन अभी भी 5 साल और मजबूती के साथ विपक्ष के लोगों को लड़ना है, उसी अंदाज में लड़ना पड़ेगा जिस अंदाज में, क्योंकि दुश्मन खत्म नहीं हुआ है, कमजोर हुआ है। इस बार सर राजस्थान में तो वाकई में सोच नहीं रहे थे कि इंडिया गठबंधन इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा। 5-7 सीटों तक मान के चल रहे थे, लेकिन 11 सीटें आई। और उसमें खास बात यह कि इंडिया गठबंधन, जिसमें आपकी पार्टी भी सहयोगी है, 3 सीटें तीनों के तीनों जीती। तो इसके राजस्थान के लिए क्या मायने, और अमराराम की जीत को लेकर आप क्या कहेंगे? कौन नहीं सोच रहा था, हम तो सोच रहे थे। इसलिए विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद ये ऐलान करे थे कि इंडिया गठबंधन अगर चुरू से हमें मौका देगा तो हम चुनाव लड़ेंगे।
इंडिया गठबंधन ने सीकर में मौका दिया पार्टी को, तो पार्टी जीत गई। और ये पहले ही तय था कि राजस्थान में छोटा सा बदलाव इसलिए हो गया कि राजस्थान में खुद कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं थी, तो ये बदलाव राजस्थान में भी नहीं होता, सरकार बदलती नहीं। लोग तो उसी दिन वोट डलने के बाद जब ये बीजेपी की सरकार बनी, इन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद होंगे, खाद्य सुरक्षा में जो एक बैग देते थे गहलोत साहब, वो खाली बैग दिया, लोगों के कान खुश के हाथ में आ गए थे। उसी से में ये हो गई थी कि बिजली के दाम अब जो सब्सिडी मिल रही है बिजली पर 100 यूनिट 200 यूनिट ये कम करेंगे। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप लोगों को झटके लगे तो लोगों ने महसूस करा, और दिसंबर में इनकी सरकार बनी। 25 अप्रैल को जब वोट पड़े तो लोगों ने पलटी मार दी, लोगों ने 11 सीटें कांग्रेस को और गठबंधन को दे दी। और ये तो कांग्रेस के खुद नेता लेट लगे और उनको लेट समझ में आई कि जनता तो नाराज है इनसे। ये विधानसभा के चुनाव के बाद हाथों हाथ लग जाते और ज्यादा सीटें आती। आप अचंबा करोगे, यहां से गंगानगर से लेकर के आप चंबल तक एक साइड जीते हो, आप चंबल तक पूरे जीते हो, करौली धौलपुर 2 साफ जीते हैं, जयपुर की एक सीट कोई 350-500 वोटों से हारी है। आप सीकर जीते हो जो जयपुर की लग जाती है चौमो तक, उसके बाद आप झुंझुनू जीते हो, आप उसके बाद चूरू जीते हो, चूरू के जस्ट लगती है आप गंगानगर जीते हो। आप थोड़ा सा गांव में ढंग से वोटिंग हो जाती तो बीकानेर जीतते, आप बाड़मेर जीतते हैं। ये एक परिवर्तन इसलिए था कि लोगों को जस्ट विधानसभा चुनाव के बाद जब इन्होंने ओपीएस पर बात करी, नई नियुक्ति दी, कृषि पर्यवेक्षकों को जो पुरानी भर्ती चल रही थी उसमें नई नियुक्ति दी, उस पर एनपीएस के तहत नियुक्ति दी, लोगों के कान खुश के हाथ में आ गए। लोगों ने सोचा गलती हो गई, गलती को सुधारने के लिए तो फिर इलेक्शन के बाद तो इलेक्शन ही होता है। लोकसभा में लोगों ने, राजस्थान की जनता ने गलती सुधारने का काम करा। अब आगे जो भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए या तो जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। अब ये थोथे भाषणों से काम नहीं चलेगा, ये तय है। अच्छा, इंडिया गठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन सबसे बड़ा दल शायद कांग्रेस था और जिसने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, सबसे ज्यादा सीटें भी उनकी आई, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आई। वो सिर्फ 327 सीटों पर लड़ रहे थे, 99 सीट जीत पाए। कांग्रेस को कुछ और चाहिए, कुछ नया करने की जरूरत है। ये तो कांग्रेस पार्टी बेहतर बता पाएगी। इंडिया गठबंधन के लोग कांग्रेस पर समीक्षा कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर सही है कि उनको इतना भरोसा नहीं था कि हम इतनी सीट जीत जाएंगे। उनका अकेला नेता भरोसे में था जिसने 4000 किलोमीटर पद यात्रा करी, सारे लोग भरोसे में नहीं थे। राजस्थान में इंडिया गठबंधन के लोग हौसले में थे, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ के डिप्टी सीएम सब हौसले में थे। आप परिणाम देख रहे हो। यहाँ इंडिया गठबंधन के लोग हौसले में थे, परिणाम आप देख रहे हो। इनके गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में इनके लोग हौसले में नहीं थे, उनको पता ही नहीं था ऐसा हो सकता है क्या, कमजोरी रहेगी। खुद मोदी जी 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। राहुल गांधी अगर वहां से चुनाव लड़ लेते मोदी जी जीत जाते। एक सीधे साधे आदमी ने मोदी जी के पहले 2 चरण की गिनती में तो छक्के छुड़ा दिए थे। इस चुनाव ने बहुत कुछ तय करा है। जो मीडिया बकवास करती थी 24 घंटे 400 पार करती, जिन्होंने एग्जिट पोल के नाम पर ड्रामे करे, एग्जिट पोल तो उसके अलग आया, लेकिन शेयर मार्केट पहले दिन गिरना बिकवाली शुरू हो गई थी। जब रिजल्ट आए तेजी के साथ शेयर मार्केट धड़ाम देश चला गया नीचे और बड़ा भारी नुकसान हुआ। लेकिन जो एग्जिट पोल नंगा हुआ है, पहली बार, हालांकि कई बार बेइज्जती करवा चुके हैं एग्जिट पोल वाले। दिल्ली चुनाव में बेइज्जती करवाई थी, पंजाब चुनाव में बेइज्जती करवाई थी, हरियाणा चुनाव में खुद भारतीय जनता पार्टी ने तो जैसे नारा दिया अब की बार 400 पार, वैसे हरियाणा में इन्होंने नारा दिया था अब की बार 75 पार, सीट नहीं आई 40। ये बार इन्होंने उपरोक्त राज्यों में कहा, वहां नारा दिया कोई 35 सीट का, आई सीट 2, तो वैसे ही इनका एग्जिट पोल है। पर कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन ने जोरदार लड़ाई लड़ी। किस किस के खिलाफ लड़ी, कोई लड़ा दुश्मन एक थोड़ी था,
ईडी दुश्मन थी, सीबीआई दुश्मन थी, नेशनल मीडिया दुश्मन थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी। सारे हमारे यहाँ देखा था हमने, हमारी गाड़ियां कोई एक किसी ने बैनर लगा लिया, झंडा लगा लिया, गाड़ी सीज कर देते। बीजेपी की कितनी गाड़ी फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं था। चुनाव आयोग से लड़ाई, उसके बाद खाते सीज हो गए, कांग्रेस समेत सीपीएम को नोटिस दे दिया, आप सबने देखा है। वो तो उसके बाद लास्ट दुश्मन बची बीजेपी। तो उससे पहले इतने दुश्मन हो गए जिनसे सबसे विपक्ष को लड़ना पड़ रहा था, इंडिया गठबंधन के लोगों को लड़ना पड़ रहा था। इन सब दुश्मनों से लड़ते हुए इतनी सीट हासिल करी, ये बड़े बधाई के पात्र है। अच्छा सर, एक सवाल और कि आप जहां जहां गए वहां पर भी चुनाव प्रचार जहां जहां किया वहां पर लगभग जगह जीते। गंगानगर, चूरू, सिरसा, हिसार, झुंझुनू भी आप शायद एक दिन गए, सिक्कर भी आप गए। सिर्फ एक भिवानी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारे। तो आपकी परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ है? इंडिया गठबंधन भाई हमें काम करने का मौका मिला। एक दिन जाने से, किसी जाने से कोई इलेक्शन नहीं जीतता, लेकिन हमें काम करने का मौका मिला और हमें यह बताने का मौका मिला ये किसानों का कितना बड़ा दुश्मन है। ये अग्निवीर जैसी योजना ला करके नौजवानों का कैसे भट्टा बिठाया। हमने मुद्दों पर बात करी, लोगों ने अप्रिशिएट करा। और ये सही बात है कि हमारे जैसे बहुत लोग, पहला चुनाव ऐसा था जिसमें इतने लोग चुनाव में लगे हुए थे इंडिया गठबंधन के, आपस में एक जगह दूसरी जगह जिस चाव के साथ लगे हुए थे। और लोगों में जिस तरीके से जोश मैंने देखा, मैंने हरियाणा के खास करके हिसार के गांव में, सिरसा के गांव में और भिवानी के गांव में ऐसा जोश देखा जैसे ये लग रहा हो कि वो शांजापुर बॉर्डर के लिए, सिंघू बॉर्डर के लिए जा रहे हैं, कि इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा जोश था जिसकी वजह से ये लड़ाई लड़ी गई। अंबाला की सीट जीतना, सोनीपत की सीट जीतना, हिसार की सीट जहां लोगों ने जातियों के जहर घोल रखे थे, लेकिन किसानों ने एकजुटता दिखाई और इस चुनाव को, जातिवाद को उखाड़ फेंका। किसान से किसी बिरादरी का था, उसने जातिवाद को उखाड़ फेंका, हिसार में मोदी को प्राप्त कर दिया। अच्छा, भादरा के चुनाव पर आते हैं। भादरा में एक बार फिर से वही मुकाबला देखने को मिला, बराबरी का मुकाबला बिल्कुल जो विधानसभा चुनाव में था। लोकसभा के परिणाम भी लगभग वही कह रहे हैं, 4400 वोटों से हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी भादरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर गए हैं। लेकिन बीजेपी के कुछ साथी कह रहे हैं इस जीत से मौजूदा विधायक जी को फायदा मिलेगा, उनको मंत्री पद दिया जाएगा, कृषि मंत्री और सिंचाई मंत्री के पद खाली हैं, उनको वो पद मिलेंगे, उनका जनाधार बड़ा है। आप भादरा के इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? भाई भादरा में उनके जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बिल्कुल कहा कि साहब यहाँ से बीजेपी को जिताओ, आपका आदमी मंत्री बनेगा। तो जो एमएलए के कार्यकर्ता हैं उनको तो ऐसा लगता ही है, उनको जोश भी आया कि हमारा आदमी कल को ये चुनाव जिता दें तो क्या पता मंत्री बन जाए। पर बड़ी बात यह कि जो आदमी यहाँ गारंटी दे के गया था उसकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। आपको लग रहा है सीएम बदले जाएंगे? मैं यही कह रहा हूं, जो आदमी आकर के गारंटी दे के गए तो उसकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। जैसे लोग कह रहे थे कि मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी पाड़ दी लोगों ने, तो उसकी खुद की कोई गारंटी नहीं। बाकी भादरा के एमएलए को अगर मंत्री कोई बनाए इस जीत से, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे तो 87,000 वोट आए हैं, उनके 92 आए, वो तो 5-4 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले इकट्ठे थे। उन तो 5-4 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले लोग इकट्ठे थे। और फिर यहां ड्रैगन भी आई, उसने भी तो जहर उगड़ा, उसका कुछ ना कुछ कुप्रभाव आ ही गया। जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी। बड़ा भारी राज का दबाव था, कर्मचारियों को डराया जा रहा था, राज का इतना भारी दबाव था, तबादलों की धमकी दी जा रही थी। ये जो छोरे मैंने लगाए थे सुविधा पर या कोई एनजीओ के मार्फत रोजगार दिए थे, उनको या तो निकाल दिया या फिर उनको लोकसभा के चुनाव में एक एक के घर जाकर के उनको माड़ा परवाई कि वोट दो नहीं तो तुम्हें निकाल देंगे। तो कोई आदमी रोजगार जाता दिखे तो थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भादरा की जनता को। ये हम एमएलए नहीं थे, हमारे पास कोई प्रलोभन नहीं था, हमारी कैंपेनिंग थी
और मास कैंपेनिंग में हमने कई पंचायतें हारी जो हम विधानसभा में जीते थे, लेकिन कई ऐसी पंचायतें हम जीते जहां हम विधानसभा में आ रहे थे, जस्ट लाइक नेत्राणा हम जीते हैं। ये बात सही है कि हम कल्याण हारे, हम जीतपुरा जीते थे, अब जीतपुरा हारे। हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे वोट भादरा की जनता ने दिए। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, गांव में सरपंच खड़ा हो, कोई सरपंच जीत जाए, उसके 2 वार्ड हार जाए, जैसे भादरा 1 वार्ड है, रतनगढ़ 1 वार्ड है, चूरू लोकसभा के 2 वार्ड हार गए, 6 वार्ड जीत गए, तो बस इस्तीफा मांगोगे क्या राहुल जी से? राहुल कसमा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत चुके हैं, 72,000 वोटों से जीतते हैं। अब कोई उनकी जीत में से 87,000 वोट निकाल ले तो हार ना जाए क्या? भादरा के लोगों का जीत में योगदान नहीं है क्या? इतना बड़ा योगदान है भादरा के लोगों का, क्योंकि मैं यहां कैंडिडेट था। आप जिस भिवानी सीट का जिक्र कर रहे थे, भिवानी सीट कैसे आ रही है पता आपको? किरण चौधरी अपनी बेटी सुरुति के लिए टिकट मांग रही थी, सुरुति को टिकट नहीं दी, किरण चौधरी ने विरोध कर लिया रावदान सिंह का, और वो सीट हार गई भिवानी। मैं यहां इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, मेरे को कांग्रेस के लोगों ने, सीपीएम के लोगों ने लगभग ये कह दिया था कि आप लड़ सकते हो। मैंने तैयारी करी, टिकट अचानक से राहुल कसमा को मिल गई। हम एक दिन चैन से नहीं बैठे, जैसे विधानसभा चुनाव में फिरे उससे कई गुना ज्यादा फिरे हम, क्योंकि इंडिया गठबंधन और मोदी की नीतियों के खिलाफ चुनाव था। ये बलवानपुरिया का चुनाव नहीं था, सिर्फ राहुल कसमा का चुनाव नहीं था, ये चुनाव था इंडिया गठबंधन के मोदी के खिलाफ नीतियों की एकजुटता का चुनाव। और हमने शहर में वैसे वोट मांगे जैसे हम विधानसभा चुनाव में मांगते, तो हम 1700 वोटों से विधानसभा चुनाव में शहर में पीछे नहीं रहते। अब हम सिर्फ 238 वोट पीछे रहे। मैंने एक एक दुकान, एक एक खोमचा जाकर के वोट मांगे, क्योंकि अब निशाना जन विरोधी, मोदी की जन विरोधी नीतियों को परास्त करना था। इसलिए मुद्दे कोई मायने नहीं रखते। लोकसभा में हमारे कैंडिडेट की जीत हुई है, हालांकि वहां रतनगढ़ में एमएलए था कांग्रेस का मौके का, लेकिन परिस्थिति अलग अलग होती है ना चुनाव में, समीकरण अलग अलग होते हैं। पर मैं एक बार फिर आपके मार्फत भादरा के लोगों का, चूरू लोकसभा क्षेत्र का धन्यवाद करना चाहूंगा, और भादरा के लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, बिना लालच के हमारे साथ खड़े रहे, बिना लालच के। पता है उनको आज बलवान के पास संघर्ष है, कोई आपको देने के लिए, सांत्वना देने के लिए इनकलाब जिंदाबाद ये, और दूसरी तरफ राज था, तो राज को लेकर कुछ चीजें प्रभावित हो जाती हैं। और वो तो राज वाले तो कह रहे थे हम 20,000 से जीतेंगे, 25,000 से भादरा में जीतेंगे, वो 4400 वोटों से जीते हैं। यही बात है। चलिए, अब विधानसभा चुनाव भी हो गया और लोकसभा चुनाव भी हो गया, तो अब 4.5 साल अब आपका क्या रहेगा भविष्य की प्लान? यही जो 18 तारीख को है, जगह जगह, अकेले भादरा में नहीं, जगह जगह, अकेले राजस्थान में नहीं, जगह जगह यही लोगों को जगाएंगे, मुद्दों पर लड़ाइयां लड़ेंगे, नशे के खिलाफ लड़ेंगे, गांव गांव में जाएंगे, मोहल्लों मोहल्लों में जाएंगे, जाकर के लोगों को जगाएंगे। जीवन इसी बात का है, इन्हीं मुद्दों पर तो राजनीति करिए। इसलिए आज बस मजेदार बात यह है कि अब जब जाते हैं इधर उधर, तो आजकल जोर नहीं आता, सड़कें अच्छी बनी हुई, तो लड़ाइयां लड़ने थोड़ा आसान हो। क्या संदेश देंगे 18 जून के आंदोलन? 18 जून के लिए मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, मजबूती के साथ आए। और जो लोग फसल बीमा पर संवेदनशील हैं, जिन लोगों को यह लगता है कि फसल बीमा क्लेम मिलना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी को वोट डालने वाले मतदाता हो, वो बीमा की लड़ाई में जरूर आए। और उनको ये हम बताना चाहते हैं कि हम इन मुद्दों को बेहतरी से समझते हैं, बेहतरी से लड़ेंगे। थैंक यू।